हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @मनीष खरे 1402 पर। और जैसा कि चल रहा है क्या समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहा दिया है। राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है और किन किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना। तो उसमें से कौन सी विधि बता दी है? अभी तक एक ही विधि बताई है। इसकी 3 विधियाँ बताई थी वैसे तो। व्यय विधि, आय विधि, मूल्यवर्धन विधि। तीन विधियाँ बता दी हैं, मगर ये जो व्यय विधि है वो पूरी करा दी है। अब नंबर है किसका? आय विधि का। आज अपन आय विधि देखेंगे। तो आय विधि में 2 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? राजस्व प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति के बाद राजस्व प्राप्ति को उपभोग प्राप्ति भी कहते हैं। राजस्व प्राप्ति को उपभोग प्राप्ति भी कहते हैं। और यहाँ व्यय में ओनली ये व्यय बदल जाता है, सेम यही रहता है। पूंजीगत प्राप्ति, इसमें जो बात आती है क्या, इसमें कहाँ कहाँ से धन प्राप्त किया जाता है ये बताया गया है। ठीक है ना। ऐसी प्राप्तियां जो ना तो किसी संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त होती हों और ना ही अपने साथ कोई नई देनदारी लाती हैं। ऐसी प्राप्तियों को क्या राजस्व प्राप्ति कहते हैं। इसको समझो, ये इसमें क्या बताया गया है। ऐसी प्राप्तियां जो ना तो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती हैं, मतलब कि पैसा तो आया है मगर ये देखो कि कहीं कोई प्रॉपर्टी बेच के तो नहीं आया, या किसी से अपना मकान तो नहीं बेच के आया। ठीक है ना। अगर मकान बेच के आया है तो यह राजस्व प्राप्ति नहीं कहलाएगी। ठीक है ना। तो अब और ना ही किसी से उधार लिया हुआ पैसा, क्योंकि उधार लोगे तो वापस भी करना पड़ेगा, तो ये राजस्व प्राप्ति में नहीं आता है। तो राजस्व प्राप्ति में कौन कौन सी आती हैं वो देखो।
एक तो आता है तुम्हारा वेतन। वेतन, क्योंकि वेतन कर्मचारी का आता है, वेतन आ गया तो ना तो वह उसने किसी संपत्ति को बेचा है और ना ही किसी से उधार लिया है। उसने जो काम किया है, उसने जो काम किया है उसी का वेतन आया है। चाहे फिर काम, वेतन, मजदूरी भी होती है। मजदूर को भी वेतन ही मिलता है, बस ये है कि उसको थोड़ा कम मिलता है। ठीक। इसके बाद अनुदान। या इसको एक नाम से और जानते हैं, हुंडी। हुंडी। अनुदान का मतलब होता है कि जो अनाथालय में दिया जाता है, अनाथालय में दिया जाता है तो उनके पास अनाथालय में एक फिक्स जगह होती है। ठीक। हुंडी, हुंडी का मतलब होता है भीख। हुंडी का मतलब होता है भीख। और अनुदान में आता है कि जैसे घर पे कोई रिश्तेदार आते हैं, वो छोटे बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, तो वो ना तो किसी संपत्ति को बेच के आए उन बच्चों के पास पैसे, और ना ही उनसे उन्होंने किसी से उधार लिए हैं उनको दे के गए हैं, तो ये वापस नहीं करने होते हैं, ना तो ये वापस करने हैं और ना ही ये वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं इनको। ठीक है ना। अनुदान और हुंडी। दिए गए ऋण पर ब्याज की प्राप्ति। जो तुमने अपने दोस्त को पैसा उधार दे रखा है, जो पैसा उधार दे रखा है, तो तुम एक बात बोल सकते हो, भाई एक काम कर, जो तू पैसा मैंने तुम्हें दिया है वो तुम ना दे पा रहे हो, तो कम से कम टाइम टू टाइम ब्याज देते रहो। ब्याज देते रहो, तो वो ब्याज इसको वापस नहीं करना है, वो ब्याज आ गया उसका है। ठीक है ना। इसके बाद सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। सरकार के पास आय विधि द्वारा, सरकार के पास राजस्व विधि द्वारा पैसा कहाँ कहाँ से आता है। सरकार टैक्स, मतलब कर, टैक्स हो गया। ठीक है ना। गैर कर, कर और गैर कर। कर में तो अपने ये आ ही जाते हैं। गैर कर क्या होती हैं, गैर कर को समझो। ठीक है ना। कर में तो टैक्स आ ही जाते हैं सारे। ठीक। गैर कर, गैर कर, गैर कर राजस्व। यहाँ पे राजस्व लिख दो, वरना तुम फिर टोकते हो बीच में कि यहाँ राजस्व। गैर कर राजस्व कौन से होते हैं, सरकार के पास कहाँ से जाते हैं, ये देखो। अभी तुम बाइक चलाने गए, बाइक को लेके निकले और चले गए बाजार को। 3 दोस्त एक साथ चले गए बाइक पर। ठीक। एक चौराहे पर पहुंचे गोलंबर पर, यहाँ पर एक खड़ा है पुलिस वाला। ठीक है ना। इस पुलिस वाले ने तुम्हें देखा और बाइक तुम्हारी पकड़ ली, रोक ली। अब बाइक का क्या होगा, पुलिस वाला क्या करेगा, इसका चालान काटेगा।
चालान काटेगा तो जो चालान कटेगा, तुमने ये तो देखा नहीं है कि ना हमारे पास लाइसेंस है ना हेलमेट है और फिर भी तीन बैठे हुए हैं, तो पुलिस वाला तो चौराहे पर लाइसेंस काटेगा भाई। अब तो नए नियम भी लागू कर दिए हैं, अब तो ज़्यादा भी कटने लगा है चालान, ठीक है ना। तो जो चालान का जो पैसा कटेगा, जमा होगा, उस वह जो जितना भी चालान कटेगा वो पूरा कहाँ पहुँचेगा, सरकार के पास, ठीक है ना। चालान का जितना भी पैसा कटेगा वो पूरा कहाँ पहुँचेगा, सरकार के पास। उसको कहते हैं गैर कर राजस्व। चालान, ठीक। उसके बाद एक ये हो गया। दूसरा कौन सा वाला होता है, मानो तुमने यहाँ चालान नहीं कटाया, कोई बात नहीं है, ठीक है, पुलिस वाले से तुम्हारी बहस हो गई, तुम लड़ गए पुलिस वाले से, पुलिस वाला बोलता है कि कोई नहीं, अब तुम चालान नहीं कटाओ, यहाँ चालान नहीं कटाओ, अब तुम कहाँ कटाओगे, कोर्ट में आना, तुमसे कोर्ट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कोर्ट में। कोर्ट में जज जो भी फाइन लगाएगा, फाइन, कोर्ट में जो भी जज फाइन लगाएगा वो फाइन कहाँ पहुँचेगी, राजस्व है सरकार के पास। वो फाइन लगाएगा, वो भी गैर कर राजस्व होती है। जो कोर्ट में फाइन लगती है वो भी गैर कर राजस्व होती है, ठीक। उसके बाद जो फॉरम फीस होती है, जैसे जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी फीस होती है, जैसे इलेक्शन हो गए, चुनाव हो गए, चुनाव में जो पैसा भरा जाता है उसमें टिकट लेते समय, तो वो चुनाव में जो पैसा भरा जाता है सिक्योरिटी का, वो फॉर्म फीस होती है और वो गैर कर राजस्व होता है। वो किसी तरीके का टैक्स नहीं है, मगर फिर भी वो देना पड़ता है, इसीलिए वो गैर कर राजस्व होता है, ठीक है। तो गैर कर राजस्व समझ में आ गया होगा। गैर कर राजस्व किसको कहते हैं, कर और गैर कर राजस्व द्वारा सरकार के पास पैसा पहुंचता है। उसके पास, उसके बाद है, यही है अनुदान। अनुदान, अनुदान अब सरकार को कौन दान देता है भाई, सरकार को, ये सोच रहे होंगे तुम कि सरकार को कौन दान देता है, जो अनुदान सरकार के पास भी पहुंचता है, देता है भाई। अभी जो कोरोना आया था, कोरोना आया था उसमें कोरोना कोरोना में कोरोना फंड के नाम से एक ट्रस्ट चालू किया था, उसमें दान के ही पैसे आए थे। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन आदमी हैं उनने दान किए थे, और फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने भी दान किए थे, जो एक्टर हैं उनने भी दान किए थे। तो जितना भी उसमें जो फंड आया था, ठीक है ना, वो उनको वापस नहीं करना पड़ा है, ठीक। और कहाँ, सरकार के पास आया है, सरकार को भी दान दिया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है, दिए गए ऋण पर ब्याज की प्राप्ति। सरकार भी ऋण, ब्याज, सॉरी, सरकार भी पैसा उधार लेती है और सरकार भी देती है। जैसे सरकार दिए गए ऋण की ब्याज की प्राप्ति सरकार ने कहा, पाकिस्तान को तो नहीं देगी, श्रीलंका को दे भी देगी। तो श्रीलंका को जैसे पैसे उधार दे दिए, अभी जब श्रीलंका की जो जीडीपी एकदम कम हुई थी, तो ऐसे समय पर देश को
पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से लेके आएगा? फिर विदेशों से। विदेश जो पैसा लेके आएगा तो उसको ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरकार के पास भी ब्याज की पैसे आते हैं। ये हो गया राजस्व प्राप्तियां। इसके बाद जो बात आती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं ये देखेंगे। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसी प्राप्तियां जो या तो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती है या फिर या तो किसी संपत्ति की बिकवाली से अर्जित की जाती है या फिर अपने साथ एक नई देनदारी लेकर आती है। पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। किसी संपत्ति को बेचने के बाद जो पैसा आया है या फिर किसी से उधार लिया है, कर्ज लिया है, तो वो एक नई देनदारी लाता है। क्योंकि अगर किसी से उधार लोगे तो वो वापस भी करना पड़ेगा, उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर टाइम पर नहीं दिया तो उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये होती है नई देनदारी, ठीक है ना। ये प्राप्त कैसे कैसे होता है? विनिवेश या निजीकरण। विनिवेश या निजीकरण, ठीक। लिया गया ऋण, ठीक, जो उधार लिया है वो वाला ऋण। इसके बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? संरक्षक के तौर पर रखा। संरक्षक के तौर पर रखा। संरक्षक के तौर पर प्राप्ति। एक और आता है इसमें, दिए गए ऋण की प्राप्ति, ये भी आता है इसमें। अब इसमें
संरक्षक देखो, ये 2 पॉइंट तो समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दिया गया ऋण, और जो ऋण उधार दिया था वो भी वापस आ गया। उसके बाद जरूरत पड़ रही है तो दूसरे से और ले लो उधार। ठीक। संरक्षक, संरक्षक का पेशा कौन सा वाला होता है? जैसे एक दोस्त, 2 लड़के हैं, दोनों के पास 500 रुपये हैं, ठीक है ना। अब इसको ज़रूरत नहीं है अभी, इस वाले को कितने, इस वाले से 200 रुपये उठ गए तो बचे कितने, 300 रुपये। 200 रुपये खर्च हो गए इससे तो 300 रुपये बचे। अब ये सोचता है कि मैं अगर इन 300 को भी अपने पास रखूँगा तो खर्च हो जाएंगे मेरे से, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 300 रुपये इसको दे देता हूँ। इसके पास टोटल कितने हो गए, 800। इसको 300 की ज़रूरत भी थी तो इसके पास 800 हो गए, इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। और इसने बोला है कि भाई मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब मैं तुझसे मांग लूँगा, मुझे दे देना। बोलता है भाई 300 रुपये दे दे, मैं दे दूँगा तुझे, जब ज़रूरत पड़े तब ले लेना। तो जो 300 रुपये इसने इस पर रखे हैं, तो ये 300 रुपये का ना तो ब्याज देगा ना कुछ देगा, मगर इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये वापस कर देगा। इसी को कहते हैं संरक्षक, जो अपने पैसे को दूसरे के पास सुरक्षित रख दे, ज़रूरत पड़े तब ले ले और ज़रूरत पड़े तब दे दे, तो इसी को संरक्षक कहते हैं, ठीक है। विनिवेश और निजीकरण। विनिवेश, विनिवेश में क्या होता है, आधे से कम, मतलब 1/4, 1/4 या 2/4 या 1/2, ठीक। संपत्ति को बेच दिया जाता है। विनिवेश में क्या होता है, आधे से कम, आधे से कम संपत्ति को बेच दिया जाता है। और निजीकरण, निजीकरण में होता है आधे से ज्यादा संपत्ति को बेच दिया जाता है। विनिवेश और निजीकरण दोनों में संपत्तियों को बेचा जाता है, ठीक है ना। मगर अंतर क्या होता है दोनों में, कि एक में, विनिवेश में आधे से कम संपत्ति को बेचा जाता है, मतलब 1/4, मतलब 25% बेच दो, 75% अपने पास रख लो। उसके बाद निजीकरण, निजीकरण में होता है कि 75% बेच दो और 25% अपने पास रख लो। ज़्यादा संपत्ति बेच दो, कम संपत्ति अपने पास रख लो। ज़्यादा बेच दोगे तो कम ही बचेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आय विधि खत्म हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं
मिटा लो। इसके बाद जो बचता है मुद्रास्फीति, इसके बाद जो बचता है मूल्यवर्धन विधि, वो अगली वाली वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।